अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? तो शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। समझदार जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पाते हो, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर किसी तल्प या आस्तरण। इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं तुम है। देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने का स्थान है, पशुओं के नहीं। इसे मुझे दे दो मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। संभाल के मैं इसे घर लेकर जाऊंगा। और राजपुरुष दंतु तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि और रुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय देना आवश्यक होगा। संभवतः। हेलो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा तात्पर्य है कि जिनसे मैं हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वो कवि कालिदास है? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूं? उज्जैनी का राज का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। क्या उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? हाँ, यहाँ तक कि सम्राट ने ऋतु संहार को स्वयं पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास का सम्मान करना चाहता है और राजकवि का आसन देना चाहता है। उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। देवी, इसी उद्देश्य से उज्जैनी से आचार्य वरुण जी यहाँ आए। अच्छा, ठीक है। क्षमा करना देवी, क्षमा करना देवी। मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया है। मुझे उनसे जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा चाहता हूँ। क्षमा। माँ, तुमने सुना? राज उन्हें सम्मान देना चाहता है। दूध पी लो, और आशा करती हूँ यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होगा। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितने निष्ठुर हो माँ। राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, फिर भी तुम। दूध पी लो, फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं, और मैं जैसी निष्ठुर हूँ मुझे रहने दो। नहीं नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। लो, दूध पी लो। माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। इस समय मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती, अब उठ जाने दो मुझे। नहीं नहीं, उठो नहीं। माँ, राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है? मैं कह चुकी हूँ मल्लिका कि मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ? क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है माँ। जहाँ दोष है वहाँ अवश्य दोष देखती है। परंतु उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वो व्यक्ति आत्म सीमित है, उसे अपने सिवा किसी से मोह नहीं है। इसलिए कि वो मातुल की गौएं नहाकर बादलों में खोए रहते हैं। मुझे मातुल और उसकी गौओं से कोई प्रयोजन नहीं है मल्लिका। मैं तो केवल अपने घर को देखकर कह रही थी। बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि तू आज अच्छी तरह समझ जा। तुम कहती हो ना कि तुम्हारा उसके साथ भावना का संबंध है। वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुम्हारे साथ भावना का संबंध है तो फिर वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानते हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी? और
जब उसका जीवन साधारण और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है ना, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं, हार विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह जानती हूँ मल्लिका। तुम्हारे साथ उसका केवल इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय में वो अपने पे गर्व कर सकता है, अपने से प्रेम कर सकता है। परंतु क्या तुम एक सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं है। कल तेरी माँ का ये नाशवान शरीर इसी धरती के पंचतत्व में सदैव के लिए विलीन हो जाएगा, और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी। तो जो प्रश्न तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा, उस प्रश्न का तुम क्या उत्तर दोगी मल्लिका? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का क्या समाधान करेंगी? अब कहो कि ये मेरी नहीं यार विलोम की भाषा है। माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता है, आगे भी बीत जाएगा, परंतु आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, तो मैं उनके समक्ष अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। अंबिका, अंबिका, तुम घर पर हो कि नहीं? हाँ हो, तुम घर पर ही हो। आज मैं सारे ग्राम प्रांतर में इस बात की घोषणा करने जा रहा हूं कि इस कालिदास नामधारी जीव के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ यार मातुल? अब देखो ना मल्लिका, मैंने उसे पाला, पोसा, बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि वो एक दिन इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है राज की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। यही तो मैं तुमसे कहने वाला हूँ कि उज्जैनी से कोई बहुत बड़े आचार्य आने वाले हैं। किंतु आप तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आचार्य कलियुग से अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु 2 रथवा 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं न कहता था अंबिका कि मेरे प्रपितामह का एक दोहित्र पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर रहा है। तुम अपने भागने की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका, उसी की। यूं समझो कि राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और ये वंशावतंस कहते हैं कि मुझे इस सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। क्या वे राजकीय सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहते? मेरी समझ में नहीं आता मल्लिका कि इसमें क्रय और विक्रय की क्या बात है। अरे सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, वरना तुम्हारी कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है यार मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि सम्मान उनके हृदय में कहाँ चुभता है। अरे मातुल, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। हाँ, वो उज्जैनी अवश्य जाएगा, क्योंकि वो लोग इसके अनुचर हैं ना, जो अब स्थिति करके इसे अपने साथ तो ले ही जाएंगे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्ने लोक नीति में निष्णांत है। अच्छा, तो तुम इसे लोक नीति कहती हो, तो मैं ये कहूंगा कि ये लोक नीति और ये मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान, वो अपना मन बदल भी तो सकता है, और मन बदल गया तो समझो सब कुछ बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकता है कि एक साधारण से कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वहां छोड़कर आया था कि नहीं, और ये कहकर आया था कि जब तक मैं वापस लौट कर ना पहुंच जाऊं तुम वहीं आचार्य के पास रहना। किंतु मातुल। किंतु क्या? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल। तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। क्या कहा आचार्य ने? आचार्य ने कहा है कि आपके साथ वो सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं जिसने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता? न जाने इतने बड़े आचार्य क्यों उसकी कविता में क्या विशेषता नजर आती है? अरे आप एक हिरण शावक को गोद में लिए हुए घर की तरफ आ रहे थे। सौभाग्यवश मैं रास्ते में उन्हें मिल गया। मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, कवि कुल गुरु, इस रूप में इस समय आपके घर जाने का नहीं है।
आचार्य आपको लेने आए हैं। सुनकर ऐसे लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। और मेरे लिए तो एक धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं अनुनय करता करता उनके पीछे पीछे जाऊं या वहां बैठे अभ्यागतों को देखूं। इस निक्षेप को वहां पर बैठा कर आया था कि देखो जब तक मैं लौट कर ना चला जाऊं वहीं पे रहना, मगर ये धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे यहाँ चला आया। किंतु मातुल, मैं तो आपको समाचार देने के तो लिए मैं आया भी था। समाचार देने के लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ। जाइए, जाकर जहां भी हो उन्हें ढूंढ कर मेरे पास लाइए। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत कर दूं। हाँ, और मन कहता है कि जहां पर भी देखूं उसे चोटी से पकड़ कर मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा? देखा है, किंतु आपने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाएं। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं। इसीलिए मैंने मातुल का वहां जाना उचित नहीं समझा। मातुल को तो अपने मुंह के निकले शब्दों में इतना रस आता है, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं। जब तक उज्जैनी से आचार्य वापस नहीं लौट जाते, जगदम्बा के मंदिर में रहेंगे, घर वापस नहीं आएंगे। कैसी विक्षणता है। विक्षणता? विक्षणता ही तो है। अरे इसमें विक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है और कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना नहीं रहते। राज्य के कर्मचारी मंदिर में जाके कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंख खोलते हैं। अरे इतना बड़ा नाटक करना विक्षणता नहीं तो और क्या है? अंबिका, कालिदास नाटक नहीं कर रहे, मुझे विश्वास है। उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पार्वती भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहता है? मातुल का या किसी का आग्रह उनका हट नहीं छोड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है, संभव है उसके आग्रह से वे हट छोड़ दें। हमारे घर में उनके हट छोड़ने और ना छोड़ने से किसी को कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। तो फिर उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। मैं? अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से उज्जैनी नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राज कवि का आसन भी रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज हैं, जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ दिनों में वे भी उसे भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से इस तरह वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका, माँ, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। अंबिका, निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है माँ, हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। आइए आ रहे निक्षेप। मल्लिका, क्षमा चाहता हूं अंबिका। भावना, कोमल भावना। गिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया अंबिका। या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। अरे विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं। विलोम कान ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं। तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना? मल्लिका को सह नहीं है। मैं जानता हूं मल्लिका बहुत भोली लड़की है। वो लोग जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं
क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। परंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे दोष और अवदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूं कि इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही? तुम्हारा तो संपूर्ण जीवन पीड़ा का इतिहास है। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है? मैं नहीं जानती। मैं जानता हूं, कालिदास उज्जैनी जा रहा है। राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूं उसके जाने से पहले ही मल्लिका और उसका विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने क्या सोचा? मैं इस संबंध में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की मां इस संबंध में कुछ नहीं सोचना चाहती? आश्चर्य है। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा, और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे ग्राम प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहीं पड़ी रहेंगी। क्यों अंबिका, क्यों? क्या इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है कि दूर से देखने वाला व्यक्ति भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है? समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने आप को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो। और आज जीवन भर का भाव का प्रश्न उसके सामने है, तो तुम कुछ सोचना नहीं चाहती? तुम ये सब कह के मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि इस समय तुम मुझे यहाँ अकेली रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ, और ये सब बात मैं तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया। आशा कर रहा हूं कि अभी यहीं आएगा वो। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यही उसकी प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोक। मैं जानता हूं तुम कहां, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति में नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है, और संभवतः उसी वृत्ति ने छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया। निसंदेह आज तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है? सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ, बहुत दुख हुआ। ठीक मित्र के बिछड़ने का दुख किसी नहीं होता है। कल ब्रह्म मुहूर्त में चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। और हां, राजधानी के वैभव में जाकर इस ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है व्यक्ति वहां जाकर बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं हैं, मदिरालय हैं, और तरह तरह के विलास। हार विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूं तुम मुझे देखकर यहाँ प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं तो अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छिपा। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट जान पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है, अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकारते हो। उस निकटता के अधिकार से मैं तुमसे एक प्रश्न